नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है। जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696066089 8562008530। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ सिंह। यूपीपीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू कंप्लीट कर रहे थे। 13 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं पहले ही, ये 14th वीडियो है। प्लीज़ इसके आप नोट्स बनाते रहिए, तभी आप इसका कोई फ़ायदा उठा पाएंगे। यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस की सारी जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर ज़रूर कॉल कीजिए। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। हर रोज के तरीके से पहले क्वेश्चंस को हम एक बार ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। GS1 से क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1873 की चार्टर एक्ट वाज द आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। यह इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। मतलब औद्योगिक क्रांति ने ऐसी क्या कंडीशन जनरेट की कि अंग्रेज़ों को चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लाना पड़ गया, और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इस तरीके का एक क्वेश्चन बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्हाट आर इट्स रियल इम्प्लीकेशन, डू यू थिंक इट्स द राइट टाइम टू रोल आउट यूसीसी। कि मतलब यूसीसी से आप क्या समझते हैं, इसके वास्तविक निहितार्थ क्या है, इसके वास्तविक मतलब क्या है, इसको लाने का मतलब क्या है, और आपको क्या लगता है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का यह सही समय है। क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज द वेरीड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडिया। भारत पर जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रभावों का विश्लेषण करना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा आपको, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है उसमें सबसे कम मार्क्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत इजी लिख के भी आते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देने वाला हूँ, ठीक है। उनको आप अपनी नोट्स में नोट करिए और फिर जब भी जहाँ भी पूछा जाए उसके हिसाब से उसको आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। एथिक्स के पेपर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कर रहा है, तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं और इसके महत्व को और इसमें शामिल मुद्दे जो भी हैं उन पर प्रकाश डालिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वॉज द आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। डिस्कस। जो 1873 का जो चार्टर एक्ट था वो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का परिणाम था, ठीक है। अब आपको पूरा क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है आपसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति क्या किस बैकग्राउंड में चल रहा था, ठीक है। अगर वो चल रहा था तो वहाँ पे क्या ऐसी कंडीशंस थी, क्या ऐसे माहौल बन गया था ब्रिटेन में जिसकी वजह से यहाँ पर चार्टर एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो अगर आपको इस लाइन पे सोचना है बस कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और किस तरीके से इंडिया में चार्टर, फिर चार्टर रिवॉल्यूशन आपसे ये बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति का परिणाम था, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस तरीके से जो चार्टर एक्ट है ये इंडिया में ऐसे परिवर्तन कर रहा है जो इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फ़ायदे दिला सके। इंडिया को नहीं, ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स को, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फुल फ़ायदे ब्रिटिशर्स कैसे ले सके, इसलिए इंडिया में कुछ परिवर्तन करना था, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस करने थे। यही क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है। तो इंट्रोडक्शन लिखते हैं। विद द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड नेसेसिटेटेड 2 थिंग। जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई इंग्लैंड में तो 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। क्या? चीप रॉ मटेरियल, सस्ता कच्चा माल, और जो इस कच्चे माल से प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए एक बड़ी बिग मार्केट। 2 चीज़। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ कि 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड डेवलप शुरू होता है, तो इट नेसेसिटेटेड डिमांड ऑफ चीप रॉ मटेरियल एंड अ बिग मार्केट। एक सस्ते माल के लिए जो एक कॉलोनी की ज़रूरत थी वो इंडिया ने प्रोवाइड की, और उसके साथ साथ एक बाज़ार की खोज जो थी उसके लिए भी इंडिया ही काम आया। Thus trade with East was to be redesigned on the lines of laissez-faire.
लेसस फेयर इज द पॉलिसी, लेसस फेयर है, लेसस फेयर इज द पॉलिसी ऑफ फ्री मार्केट। फ्री मार्केट, फ्री मार्केट मीन्स मार्केट विल बी फ्री ऑफ, मार्केट विल बी फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट का कंट्रोल नहीं रहेगा मार्केट के ऊपर, यानी कि कैपिटलिज्म की पूरी फीलिंग, जो कैपिटलिज्म का पूरा प्रोसेस है वो इसी पे बेस्ड है, लेसस फेयर की पॉलिसी पे। ठीक है, तो इस प्रकार हुआ क्या कि जो भी ट्रेड विद ईस्ट था, इंडिया के साथ जो भी ईस्ट में जो इंडिया के साथ ट्रेड चल रहा था, उसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ी। रीडिज़ाइन क्यों करने की पड़ी ज़रूरत? क्योंकि अभी नई रियलिटी सामने आ चुकी थी। न्यू रियलिटी क्या थी? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था। तो अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के हिसाब से कुछ अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने की ज़रूरत थी। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कैपिटलिज्म या कोलोनियलिज्म की कई स्टेजेस हैं, उसको हम एक डिफरेंट क्वेश्चन में डील करेंगे। तो उसमें वन ऑफ द स्टेज, एक स्टेज है मर्केंटाइल स्टेज। मर्केंटाइल स्टेज में ब्रिटिशर जब थे, तो मर्केंटाइल स्टेज में इनका पूरा जो उद्देश्य रहता है वो रहता है बिग प्रॉफिट कमाना। किसका? कंपनी का। कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती है। यहाँ पे वो क्या करेगी कि सस्ता माल यहाँ पे खरीदो, इंग्लैंड में बेचो और उसके बीच में मार्जिन ज़्यादा कमाओ और इसको प्रॉफिट बना लो। ये मर्केंटाइल फेज था। जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा इंग्लैंड में, तो यहाँ पर जो अब फेज बनती है कोलोनियलिज्म की, 1800 से लेके 1815 तक मान लीजिए आप, ये फेज जो है ना इंडियन हिस्ट्री में 1800 से 1850 की, इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फेज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला फेज है कोलोनियलिज्म का। इसका हम अलग क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली आपको बस एक पॉइंट बनाना है यहाँ पर कि आपको बोलना है कि 1833 जब चल रहा था तो कौन सा फेज चल रहा था कोलोनियलिज्म का? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फेज चल रहा था। इसलिए भी 1833 में वही चेंजेस किए जाएंगे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को क्या करें? प्रमोट करें। ये हो गया। देन द अदर वन इज, एक और कारण क्या बना चेंज करने का? कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, कंपनी के जो भी ऑफिसर्स लोग थे, वो बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट कमाते थे। जब वो वापस घर जाते थे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके जाते थे। इसकी वजह से वहाँ के जो अलग मर्केंटाइल्स थे, वहाँ के जो अलग ब्रिटिशर्स बिजनेसमैन थे, उनके मन में इन लोगों के प्रति क्या हुआ? जेलस, द्वेष पैदा हो गया एक तरीके का। दूसरा, उनको लगा कि वो क्यों नहीं प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, कंपनी को ही मोनोपोली क्यों है, ठीक है, एकाधिकार कंपनी को क्यों दिया गया है। तो उन्होंने क्या फोकस किया कि वहाँ की पार्लियामेंट पे उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया, क्योंकि उनके पास भी ट्रेड की वजह से पैसा तो था। तो वहाँ के जो मर्चेंट्स थे उन्होंने इस पे प्रेशर डालना शुरू किया वहाँ के पार्लियामेंट पे कि वो लोग ट्रेड में कुछ चेंजेस करें और इनकी मोनोपोली को ख़त्म करें। तो आप एक बैकग्राउंड यहाँ पे देखिए क्या क्या बन रहा है। एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डेवलप हो चुका है वहाँ, तो क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, कच्चा माल और एक मार्केट। पहला पॉइंट ये ख़त्म हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पे? लेसस फेयर के अकॉर्डिंग, फ्री मार्केट के अकॉर्डिंग, लेसस फेयर की तर्ज पे पुनः जो ट्रेड हो रहा है ईस्ट के साथ उसको रीडिज़ाइन करना था। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 क्या हुआ कि यहाँ के मर्चेंट बहुत अमीर हो गए, उसकी वजह से वहाँ के मर्चेंट जेलस हुए। उन्होंने क्या किया? पार्लियामेंट को कहा कि आप हस्तक्षेप करो और इनकी मोनोपोली को ख़त्म करो। तो ये 3 चीज़ें। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फेज ऑफ कोलोनियलिज्म चल रहा है। तो इन 3 चीज़ों के रिस्पेक्ट में, इन चीज़ों, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं और इन सब की देन रही कि 1833 की चार्टर एक्ट आई। ठीक है, ये देखिए, द मर्चेंट इन ब्रिटेन डिमांडेड पार्लियामेंट इंटरवेंशन। ब्रिटेन के व्यापारियों ने कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए और खुले व्यापार के लिए संसद में हस्तक्षेप की मांग की। इसके अलावा क्या? अब हस्तक्षेप की मांग कर दी तो हुआ कैसे? जब प्लासी और बक्सर होगा, उनके बाद दीवानी राइट्स और निज़ामत राइट्स। दीवानी मतलब रेवेन्यू की सारी चीज़ें, मतलब पैसा वैसा कमाने का अधिकार किसके पास पहुंच गया? कंपनी के पास। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है, कानून व्यवस्था मेंटेन करने की किसकी जिम्मेदारी हो गई? नवाब की। मतलब नवाब की वो हाल हो गई कि पैसा कमा नहीं रहा, जिम्मेदारी ढेर सारी आपने दे दी। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंडियन हिस्ट्री में डुअल गवर्नमेंट। क्लाइव की डुअल गवर्नमेंट, जिसमें पावर तो थी अंग्रेजों के पास लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। निजाम के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन पावर नहीं थी। ये सिस्टम हुआ। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा
मतलब निज़ाम अपने अपने तरीके से इनको एक्सप्लॉइट कर रहा था और वो कंपनी अलग तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही थी। ऐसे केस में यहाँ पर फेमाइन डेवलप होता है, फिर बंगाल में फेमाइन आएगा, बंगाल में फेमाइन आएगा। तो ये जो पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई, यहाँ पर कंपनी ने फिर लोन मांग लिया किससे? ब्रिटेन से, ब्रिटेन के किंग से। और ये परफेक्ट सिचुएशन वहाँ पार्लियामेंट को दिखी कि अब हम इंटरवीन कर सकते हैं, हम हस्तक्षेप कर सकते हैं कंपनी के मैटर्स में। और यहाँ से फिर हस्तक्षेप के लिए अलग अलग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के अलग अलग डिफरेंट एक्ट्स आना शुरू होती हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके 1853 तक की ये पूरी मामले चलेंगे। अलग अलग एक्ट के थ्रू कंपनी के ऊपर धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू करती है कौन? ब्रिटेन की गवर्नमेंट। ये हो गया पूरा बैकग्राउंड। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन रहेगी तभी आप इस क्वेश्चन के साथ जस्टिस कर सकते हो कि क्या पूरा बैकग्राउंड में चल रहा था। हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। अब आप लिखोगे कि 1873 की जो एक्ट थी अब इन सब बैकग्राउंड में इंस्टीट्यूशनलाइज की गई। इसके अलावा जो प्रीवियस चार्टर एक्ट आई थी 1813 की, मैंने बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही कंपनी के ऊपर कंट्रोल शुरू हो गया था। और 1813 की एक्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट काम कर दिया गया। उसने क्या किया कि ट्रेड में, व्यापार में जो कंपनी का एकाधिकार था उसको ख़त्म कर दिया। 1813 की बात कर रहा हूँ, इसी ने ख़त्म कर दिया। लेकिन दो चीज़ों को छोड़ के, चाय और ट्रेड विद चाइना। मतलब अभी भी चाय, इंडिया में चाय का जो व्यापार होगा उस पर एकाधिकार किसका है? कंपनी का है। और चाइना के साथ जो ट्रेड होगा उस पर भी एकाधिकार किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। इसके अलावा बाकी सारे ट्रेड में बाकी जो ब्रिटिश कंपनी थी वो हिस्सा ले सकती थी। तो एक तरीके से उनकी मांग तो काफ़ी हद तक 1813 की एक्ट ने पूरा कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फेज चल रहा है। कहाँ? ब्रिटेन में। ठीक, तो ये 1813 की बात हो गई। ये रहा, कंपनीज कमोडिटी एक्सेप्ट टी वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। ठीक, 1813 की बात हो गई। अब 1833 में क्या किया? मेन फीचर्स ऑफ 1833 यहाँ पे लिखा है। 1833 की एक्ट का क्या विशेषता है? इट एंडेड द मोनोपोली इवन इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। चीन के साथ और चाय के व्यापार दोनों में भी जो एकाधिकार था, जो 1813 वाली एक्ट ने दिया था, वो उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो अब आपको ये दिख रहा होगा कंपनी का जो एकाधिकार हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया है। पहली बात, यानी कि अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए एक बेस क्रिएट हो गया कि नहीं? जिसको मन उसको, जिसके पास मतलब रिसोर्सेज है वो चाहे तो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता है, जो भी ब्रिटिश। ठीक है। दूसरा क्या? ऑल रिस्ट्रिक्शन ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन टू इंडिया। यूरोपीय लोग थे, उनका जो भी भारत में आके बसना हो, अगर उनको आने के ऊपर जो पाबंदी थी वो सारी पाबंदी, सारी चीज़ें हटा दी गई। मतलब एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन तक लेके चले गए, है ना, कि अब फ्री कर दिया, आप आओ यहाँ पे बसो और फिर ट्रेड करो। तो जो भी रेस्ट्रिक्शन थी वो ख़त्म कर दी। तो ये आपको लग रहा है ना कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने की चीज़ें हैं। इस तरीके से आप देख रहे हो कि 1833 की एक्ट किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को प्रमोट कर रही है या किस तरीके से उससे प्रेरित थी। ये पॉइंट हो गया। तो सेटल एंड टू ओन प्रॉपर्टी, सेटल करो और प्रॉपर्टी अगर आपको यहाँ पे खरीदना है तो इसकी सारी बंदिशें जो थी पहले वो हटा दी गई 1833 की एक्ट के थ्रू। द एक्ट लीगलाइज द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड टेरिटोरियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो भी पोजीशन थी, कंपनी के जो भी अधिकार थे इंडिया में, वो अब किसके हो गए? ब्रिटिश के। उसने उसको लीगलाइज किया, पूर्ण रूप से अपने हाथ में नहीं लिया है। पूर्ण रूप से हाथ में कब लेगा? अभी भी कंपनी ही रूल करेगी, लेकिन ब्रिटिश के सरकार के अंदर। 1858 जब आएगा ना क्रांति के बाद, तो ब्रिटेन डायरेक्टली बोल देगा कि अब जो कंपनी थी उसको हम ख़त्म करते हैं और सारा का सारा इंडिया जो है वो किसके अंदर आ गया? क्राउन के रूल के अंदर आ गया है, क्राउन के। ठीक है, वहाँ का जो ताज है अंग्रेजी, उसके अंदर, अंग्रेजी हुकूमत के अंदर आ जाएंगे हम। तो एक पॉइंट ये देखा। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि उसने लीगलाइज कर दिया और कंपनी को ट्रस्टी बना दिया। ट्रस्टी मतलब क्या होता है? सुनिए आप, जैसे मेरी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं किसी भी कारणवश उस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली रेगुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मेरी उम्र कम हो सकता है मेरे पास समय ना हो सकता है मेरे पास बहुत सारे बिजनेस हो इसलिए इसको रेगुलेट करने का समय ना हो, अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो ऐसे केस में एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जा सकता है लीगली, जो आपकी प्रॉपर्टी को
क्या करेगा, देखभाल करता है उसकी, बस आपके नाम की ही प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन उसका बस देखभाल की जिम्मेदारी किसकी रहती है, वो ट्रस्टी की रहती है। तो यहाँ पे कंपनी ने, क्राउन ने क्या कहा, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि कंपनी जो है ना वो केवल एक ट्रस्टी है, वो जो सब कुछ है वो किसका है, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन का है। ठीक है, ये हो गया। फिर लास्ट में क्या है, कंपनी वॉज रिड्यूस टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब आपने देखा है कि ट्रेड की जितनी सारी मोनोपोली थी वो खत्म कर दी, जिसको मन चाहिए वो ट्रेड करे। तो अब कंपनी क्या रहेगी, सिर्फ एक प्रशासनिक संस्था बन के रह गई थी। प्रशासनिक संस्था बनाई तो कुछ पावर भी बढ़ा दिया। तो क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, और उसके अंदर बहुत सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दिए गए। ये हो गया। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हमने पहले क्वेश्चन में क्या देखा कि कैसे। अभी ये क्वेश्चन आपसे एक और बन सकता है कि मैंने आपसे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पे सवाल पूछा है, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में कब से चल रहा है, 1800 से ही मान लीजिए। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जितनी भी चार्टर एक्ट्स थी 1813 से, मतलब जो भी 1800 से लेकर के ये सारी जो एक्ट्स थी, ये क्या प्रमोट करना चाह रही थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए एक बेस क्रिएट करना चाह रही थी इंडिया में। क्योंकि 1833 की एक्ट आएगी, फिर उसके बाद आएगी 1853 की एक्ट। 1853 में अगर मुझे याद है सही तो रेलवे चला पहला, तो ये भी तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ही प्रमोट कर रहा था। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था, कच्चा माल। वो ट्रेन से सबसे सुलभ तरीके से जा सकता था वहाँ था। तो आप ये देखो कि जो भी पॉलिसी वो क्रिएट कर रहे हैं वो कोई ना कोई मंशा के तहत कर रहे हैं, और वो कोई ना कोई कॉलोनियल फेज जो चल रहा है ना उसके हिसाब से ही कर रहे हैं। तो वहाँ पे कॉलोनियल फेज अभी क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फेज चल रहा था। तो यहाँ पे ट्रेन भी आ रही है 1853 में, तो किस लिए आ रही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए आ रही है। एक पॉइंट ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ चार्टर पूछा था। एक क्वेश्चन आपसे अलग से पूछ सकता है कि डिफरेंट चार्टर के बारे में पूछ सकता है कि 1813 से लेकर के 1853 के जो भी चार्टर एक्ट थे उनका उद्देश्य था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रमोट करना, या दूसरा ब्रिटेन के प्रॉफिट को बढ़ाना। इस तरीके से सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन डायरेक्टली यही बन सकता है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कोलोनियलिज्म इन इंडिया। इस पे एक क्वेश्चन बहुत जल्दी बना के आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, अगर सच में आ गया तो इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान और ये सब, और लास्ट में क्या सही समय है इसके लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्यों है कि क्या सही समय है। सही समय देखिए, आर्टिकल 44 कहता है कि स्टेट शैल क्रिएट सुटेबल सिचुएशंस टू इन्फोर्स या इंश्योर यूसीसी। मतलब राज्य की एक बाध्यता है कि वो ऐसी माहौल को क्रिएट करे कि जिसमें हम यूसीसी, समान सिविल कोड, समान नागरिक कानून, नागरिक संहिता को ले आ सके। तो वही पूछ रहा है कि क्या वो स्थिति आ गई है जो आर्टिकल 44 के अंदर कहा था कि स्टेट की या राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे, ऐसा सामाजिक और सोशल पॉलिटिकल माहौल क्रिएट करे कि ऐसे चेंज को हम ले आ सके। तो क्या वो आ गया है, ये क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है। ठीक, डिफिनेशन में वही कि भाई कैसे हम लिखना है इसको, पूरे क्वेश्चन को आपको लिखना है इस तरीके से कुछ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। पहला पॉइंट, उसमें आप लिखोगे कि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबको फिर अपने पर्सनल रेगुलेशंस या पर्सनल जो प्रैक्टिसेस है उसको प्रमोट या प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स आपको दिए हुई हैं। सेकुलर कंट्री है इसलिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। इन सब बैकग्राउंड में आप लिखोगे कि इन सब की वजह से आपको एक पर्सनल फ्रीडम भी मिली हुई है। अब इस बेसिस पे आप लिखोगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मतलब है कि इन पर्सनल फ्रीडम को इनसे छीन करके कोई एक कोड बना दिया जाएगा। इस तरीके का आप कोई डेफिनेशन लिखोगे। फिर दूसरा इम्प्लीकेशन, तो आप लिखोगे इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, निगेटिव्स क्या हैं,
ठीक। लास्ट में लिखोगे हाँ भाई इसको रोल आउट करना है कि नहीं करना है, या क्या सही समय आ गया है। ठीक, रोल आउट करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, और क्या सरकार सच में कर रही है नहीं कर रही है, ऐसा कुछ। ठीक, तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया हमको बढ़ना कैसे है। डेफिनेशन वही भाई, इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ डाइवर्सिटीज़, कई सारी डाइवर्सिटीज़ आपको इंडिया में देखने को मिलती हैं। तो एक तरीके का एक पॉट है जिसमें कई सारी डाइवर्सिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, और सब मेल्टिंग पॉट क्यों कर रहे हैं, सब मिलजुल करके एक इंडियन कल्चर बनाती हैं, इंडियन कल्चर। ठीक है, मेल्टिंग पॉट आप कह सकते हो। डाइवर्सिटी क्या है, इसी के साथ साथ विच अकॉर्ड फ्रीडम टू गवर्न पर्सनल एस्पेक्ट लाइक मैरिज, इनहेरिटेंस एंड डाइवर्स थ्रू पर्सनल लॉज। आप अपने पर्सनल लॉज, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कम्युनिटी के अपने कुछ पर्सनल लॉज हैं, ठीक है, तो व्यक्तिगत कानून उनके जो हैं, उनके थ्रू वो अपने पर्सनल जो भी अफेयर्स हैं, सिविल अफेयर्स हैं, जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, चाइल्ड की इनहेरिटेंस कैसे होगी, बच्चे जो होंगे, तो इस तरीके के सारे एस्पेक्ट्स को वो लोग उसके थ्रू रेगुलेट करते हैं। तो ये डेफिनेशन, ये इंट्रोडक्शन हमने लिख दिया। अब आपने देखा होगा कि इंडिया चूँकि सेकुलर है, सेकुलर का क्या मतलब है कि हम सबको रिलीजियस फ्रीडम दे रहे हैं। रिलीजियस फ्रीडम आपकी कब होगी, जब मैं आपको रिलीजन तो अपने मानने का अधिकार दूँ ही, आपके जो रिलीजन की, आपके रिलीजन की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर रिलीजन का कुछ कल्चर है, कुछ प्रैक्टिस है जो उस रिलीजन के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने का और प्रोटेक्ट करने का राइट मैं जब आपको दूंगा, उसको हम क्या कहते हैं कि आपको यहाँ पे सेकुलरिज्म है। ठीक है, ये अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है फिर। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ अ प्रपोजल, एक प्रपोजल है टू कोडिफाई, संहिताबद्ध करना है क्या चीज़, सेम सेट ऑफ सेकुलर लॉज, लगभग सेम तरीके के सेकुलर लॉज होने चाहिए। सेकुलर लॉ क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष नियम होने चाहिए, मतलब हर धर्म के लिए लगभग सेम तरीके के नियम हो। जैसे किसी भी धर्म का आदमी मर्डर करता है तो उसको सिमिलर सजा तो मिलती है, उसी तरीके से सेकुलर लॉज होने चाहिए सिविल मैटर में भी, टू गवर्न ऑल पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, जेंडर और कास्ट। किसी भी रिलीजन, जेंडर और कास्ट का कोई भी आदमी हो, उसके जो भी सिविल अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए अगर हम सेम सेट ऑफ लॉ बना दें, इसी को हम क्या कहते हैं, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, आर्टिकल 44 कहता है स्टेट शैल इंडीवर टू सिक्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स यूसीसी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के सारे टेरिटरी के अंदर स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसी सिक्योर करे, ऐसे माहौल को क्रिएट करे कि सिक्योर किया जा सके सिटीजन्स के लिए यूसीसी। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया 1950 में, तो जाहिर सी बात है कि उस समय ये माहौल नहीं था, इसीलिए स्टेट शैल एंडीवर, स्टेट कोशिश करेगा इस चीज़ को क्रिएट करने की, और स्टेट के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ देगी, जब समय आएगा तो कर लेगा। बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट्स ये होगा, सबसे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है जेंडर इक्वालिटी। सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम का शिकार कौन बनता है, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया में पैट्रियार्की बहुत भरी पड़ी है, पितृसत्तात्मक मामला है। अब ये हर जाति धर्म में है, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उसमें ये चीज़ आपको मिलेगा। तो कोई भी रिलीजन हो रहा है, लेकिन क्या सबसे ज़्यादा लॉस किसका हो रहा है, जेंडर के अकॉर्डिंग विमेन का हो रहा है। तो यूसीसी आने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो इन्हीं का होगा कि जो भी किसी भी रिलीजन में पर्सनल लॉज ऐसे हैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, यानी कि वो वुमेन की इक्वालिटी को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, उसको हटा दोगे तो आप सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा, जेंडर जस्टिस होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इट विल हार्मोनाइज पर्सनल लॉज विद सोशली रेलेवेंट प्रिंसिपल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सोशली रेलेवेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या है, सोशली रेलेवेंट प्रिंसिपल जो आज के समाज में रेलेवेंट सिद्धांत हैं। मान लीजिए आज पर्सनल लॉ किसी का सती को अलाउ कर रहा होता, तो क्या आपको लगता है कि ये सोशली रेलेवेंट है आज की डेट में, नहीं है। इसीलिए हर पर्सनल लॉ में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि वो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग, मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग, ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सके। मैं पॉजिटिव चेंज कर रहा हूँ, तभी वो क्या होगा, सोशली रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो पर्सनल लॉज को समय के हिसाब से चेंज होना चाहिए। तो यूसीसी अगर हम लाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की तर्ज पे, समय के तर्ज पे इस हर पर्सनल लॉ का आकलन करेंगे। पर्सनल लॉ का जब आकलन करेंगे
तो उसके बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, सोशली रेलेवेंट बेसिस पे हम कुछ नए चेंजेस करेंगे, और वो जो भी प्रिंसिपल्स होंगे, वो पर्सनल लॉज जो होंगे, वो आज के हिसाब से वैलिड होंगे। तो ये पॉइंट वो कहना चाह रहा है। ये रिलीजन को ऑर्गेनिक बनाता है, जैविक बनाता है, जड़ता नहीं आने देगा रिलीजन के अंदर। मतलब वो चेंज हमेशा होता रहेगा, जो चीज़ चेंज होती है वही चलेगी आगे, है ना। जो चेंज को रजिस्ट करता है वो तो टूट जाता है। तो ये हो गया पॉइंट कि रिलीजन में पॉजिटिव चेंजेस होंगे, सोशली रेलेवेंट प्रिंसिपल्स आएंगे, जेंडर जस्टिस होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये सेकुलर फैब्रिक। देखिए डायरेक्टली सेकुलरिज्म नहीं बढ़ जाएगा यूसीसी से, लेकिन एक बात ये है कि आज की डेट में हमारे अंदर मानसिकता क्या बनी हुई इंडिया में कि रिलीजन में कोई पॉजिटिव चेंज भी करने आता है तो उसको लोग कहते हैं कि सेकुलरिज्म पे खतरा है। कि ये अवधारणा को छोड़ना पड़ेगा। आप पॉजिटिव चेंज नहीं करोगे तो आप तो वैसे भी जड़ हो गए, मतलब आप चेंज को रजिस्ट कर रहे हो। तो जब आप चेंज को रजिस्ट करोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे, जब ग्रो नहीं करोगे तो सोसाइटी के साथ रेलेवेंट नहीं रह सकते आप। तो वो यही कह रहा है कि जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि चेंज ज़रूरी है, और उसके बाद आप अपने पर्सनल लॉज में पॉजिटिव चेंज करने के लिए स्टेट्स को अलाउ करेंगे। स्टेट मतलब गवर्नमेंट को अलाउ करेंगे, या गवर्नमेंट को अलाउ क्या करना है, गवर्नमेंट के पास पावर है, लेकिन आप उस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं कि ये जो मानना है ना आपका, यही है सेकुलरिज्म को फैब्रिक को स्ट्रांग कर रहा है। ये धर्मनिरपेक्षता के जो भी ताने बाने हैं भारत के, उसको मजबूत कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने रिलीजन में पॉजिटिव चेंज को एक्सेप्ट किया है, जो भी इंडिया में लगभग मिसिंग है। जो भी पॉजिटिव चेंज भी अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो उन्हें लगता है कि सेकुलरिज्म पे खतरा है। अब नीड फॉर यूसीसी, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारे दिमाग में यही आता है कि कोई एक बहुत बड़ा नियम कानून आएगा जो हर धर्म के पर्सनल लॉज को पहले एक एक बुक रखेगा, पढ़ेगा, और उसके हिसाब से एक कोई लॉ बना के रख देगा। एक ये तरीका है यूसीसी बनाने का। एक ये तरीका है कि आप अपनी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करके रखिए, डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखिए, और उसके साथ साथ पर्सनल लॉज में कुछ ऐसे चेंज करिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। मतलब आपने उनके सेकुलरिज्म, सेकुलर राइट्स पे, उनकी जो भी राइट्स हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, उसका भी हनन नहीं किया है, लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चेंजेस भी कर दिए हैं। तो ये भी तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ही आप बढ़ रहे हैं। इंडिया यही अप्रोच अभी फॉलो कर रहा है, देखते हैं कैसे। देखिए UCC in real terms mean capability of state to reform personal laws of all community। वास्तविकता में अगर देखें तो UCC जानते क्या है? UCC समान नागरिक संहिता जो है उसका अर्थ है ये कि सभी समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों को सुधारने के लिए राज्य की हस्तक्षेप करने की क्षमता है एक तरीके से, कि जब ज़रूरत पड़े, नीड पड़े तो हम चेंज कर सकें। यही है, हमको एक बहुत बड़ी संहिता नहीं ले आना चाह रहे हैं, हमको ये पावर तो है ही कम से कम कि हम इसको चेंज कर सके ज़रूरत के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो ये भी UCC ही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। एक साथ ना बढ़ के कैसे बढ़ रहे हैं हम, बारी बारी, नीड बेसिस पे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इंडिया के एनालिसिस आप करिए, आपको समझ में आएगा। शाहबानो केस हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा कि इंडियन स्टेट थ्रू एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी वाले डिफरेंट तरीक़ों से हमने इस चीज़ को इंश्योर भी किया है कि हम UCC की तरफ बढ़ें। हुआ क्या, शाहबानो केस जब होता है तो शाहबानो जब एग्जीक्यूटिव के कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाती हैं, तो मजिस्ट्रेट उनको सेक्शन 125 ऑफ CRPC के तहत उनको क्या देता है, मेंटेनेंस का अधिकार दे देता है। अब मेंटेनेंस का अधिकार जो था 125 के अंदर, वो हिंदू वुमेन्स को तो मिल रहा था, सेक्शन 125 ऑफ CRPC, मुस्लिम वुमेन को नहीं मिल रहा था। तो मुस्लिम वुमेन अभी तक पर्सनल लॉज जो थे उनके उसके हिसाब से चल रहा था, लेकिन शाहबानो ने इसको चैलेंज किया और मजिस्ट्रेट ने सिमिलर लॉ, कौन सा लॉ जो सबके ऊपर लागू हो रहा था, हिंदुओं के ऊपर लागू हो रहा था, कौन सा, 125 ऑफ CRPC, उसी के तहत इनको क्या दे दिया, इनको अधिकार दे दिया भरण पोषण का, या भत्ता जो कहलाता है मेंटेनेंस का, डाइवोर्स के बाद जो भत्ता मिलता है, उसका अधिकार इन्होंने दे दिया। तो आप ये क्या देख रहे हो
कि सेम लॉ से ही तो दे दिया, तो ये सेकुलर लॉ नहीं हुआ, क्योंकि वही लॉ हिंदू और मुस्लिम दोनों पे लागू हो रहा है। तो अब ये देखो कि एग्जीक्यूटिव एक्शन किस तरीके से गवर्नमेंट का उसने यूसीसी को प्रमोट किया था, और इस जो मजिस्ट्रेट का फैसला था इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक लॉ बना दो भाई मुस्लिमों के लिए पर्व। तो फिर हमने कहा एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू तो कर दिया, लीगली क्या कर दिया, तो ये एक्ट लेके आई सरकार, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, कि डाइवोर्स के केसेस में जो मुस्लिम महिलाओं के साथ गलत हो रहा था उसको प्रिवेंट करने के लिए सरकार एक्ट लेके आई कि नहीं। तो क्या आप इसको यूसीसी के अंदर नहीं मानोगे? यूसीसी क्या है भाई, कि मेन था जेंडर जस्टिस करना था। अगर किसी भी रिलीजन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी विसंगति है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उसको हम चेंज करेंगे, यही था यूसीसी। चेंज किया कि नहीं? एग्जीक्यूटिव ने भी चेंज कर दिया, उस मजिस्ट्रेट ने, लॉ के थ्रू भी चेंज कर दिया गया। तो आप ये देखोगे कि यूसीसी तो रहा ही है इंडिया में, शुरू से यूसीसी की तरफ हम पढ़ रहे हैं, हालांकि वो नाम लेकर के नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम सिचुएशन वाइज आगे बढ़ रहे हैं। फिर क्या हुआ, अभी हाल में आपने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। तो अभी हमने देखा था एग्जीक्यूटिव एक्शन से कर दिया, लेजिस्लेटिव एक्शन भी है, कुछ एक्ट भी बनाया ऐसा। और ट्रिपल तलाक क्या शो कर रहा है कि जुडिशरी भी उन सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को चेंज कर रही है जो आपकी जो पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉज तो हैं लेकिन आप कहने को पर्सनल लॉज है, लेकिन चूंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ विसंगति थी इसलिए उसको हटा दिया। तो ये एक पॉइंट हो गया कि हम यूसीसी की तरफ बढ़ तो रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये बोलोगे आप कि आर्टिकल 44 ने कहा था कि ऐसी पूरी सिचुएशन क्रिएट करनी है जिसके तहत यूसीसी जो है उसको रोल आउट किया जा सके। लेकिन आज की डेट में भी इंडिया में सोशल और पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी है। हम खुद से उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सरकार ले आएगी तो उसका इतना पॉलिटिसाइजेशन होगा, उतना राजनीतिकरण होगा कि जो उद्देश्य से आया है वो काम ही नहीं होगा, और यह लोग के अंदर बहुत ज़्यादा विरोध होगा, क्योंकि उनको लगेगा कि उनको जो रिलीजियस फ्रीडम मिली है उसका हनन हो रहा है, ऐसा हो चाहे ना हो। तो उस तरीके से आप नहीं ले आ सकते कि आप एक बार बैठ के यूनिफॉर्म सिविल कोड टाइप कुछ ले आ दो, वो नहीं हो सकता। आप जो अभी तक फॉलो कर रहे हो तरीका, केस टू केस बेसिस पे आगे बढ़ो। आपने ट्रिपल तलाक को देखा, हाँ ठीक है ये चीज़ गलत है, हटा दो। आपने देखा कि उनको तलाक के बाद राइट्स नहीं मिल रही, चलो ठीक है उनके लिए 1996 की एक एक्ट बना दो। आपने एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू उनको सपोर्ट किया, ये तरीके हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में 25(2)(a ये क्या कहता है। 25 राइट टू फ्रीडम वाला मामला चल रहा है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस याद आता है, कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामियर ऑफ श्री शिरूर मठ, बहुत बड़ा नाम है। बेसिकली इस केस का मतलब क्या है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो आपको आर्टिकल 25 और 26 के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, वह सेकुलर मैटर ऑफ स्टेट के ऊपर लागू नहीं होता। डिड नॉट एक्सटेंड टू सेकुलर मैटर एसोसिएटेड विद रिलीजन। हर रिलीजन के अंदर कुछ इसेंशियल प्रैक्टिस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये इसेंशियल प्रैक्टिस, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड दिया। इसेंशियल प्रैक्टिस वो होती हैं जो उस धर्म की बहुत कोर होती हैं। जैसे समझ लीजिए जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, वैसे हर रिलीजन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हर रिलीजन का बेसिक स्ट्रक्चर ही एसेंशियल प्रैक्टिस कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 25 जो 26 जो है वो आपको उस रिलीजन की बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि एसेंशियल प्रैक्टिस को प्रमोट करने की, प्रोटेक्ट करने की फ्रीडम देता है। लेकिन उसके अंदर आप हर उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जो सेकुलर एक्टिविटीज़ है ना, सेकुलर मैटर है, उनको आप नहीं प्रोटेक्ट कर सकते उसके अंदर। इसका कहने का मतलब यही था कि अब जो आप ट्रिपल तलाक कह रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि ट्रिपल तलाक जो वो इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है भाई। आपकी जो मुस्लिम रिलीजन है उसकी कुछ बहुत कोर प्रैक्टिसेस होंगी, जो बेसिक स्ट्रक्चर आप कह लो उस रिलीजन का, उस तरीके से हिंदुओं में कुछ होंगी, वो बेसिक स्ट्रक्चर होगा। उनकी प्रोटेक्शन के लिए 25-26 है। लेकिन आप अब बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा कोई इधर उधर बहुत सारे आपने जो वो बना रखे हैं, अपने रीति रिवाज बना रखे हैं, उनको तो हम जज करेंगे भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से।
और उनमें अगर वो विसंगति पाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन से अगर विसंगति है, कॉन्स्टिट्यूशन इधर जाना चाह रहा है तो आपकी प्रैक्टिस इधर जा रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। यही इसेंशियल प्रैक्टिस वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने पास एक तरीके का उसने पावर ले लिया कि हम समय समय पे देखेंगे कि इसेंशियल प्रैक्टिस अगर नहीं है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की विसंगति मिल रही है तो हम उस चीज़ को हटा देंगे। तो ये आपको ट्रिपल तलाक में भी देखने को मिला है, ठीक है। अब आप देखोगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर जब भी देखो, मैं आपको बताऊं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में यूनिफॉर्म क्यों हम इसको कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ट्रिपल तलाक हटा दिया, उसने वो डाइवोर्स के बाद वुमेन के लिए जो एक्ट आई वो लगा दी, तो आप ये देखोगे कि मान लीजिए आज से 100 साल बाद, 150 साल बाद आपको लगेगा कि हिंदूज़ के लॉ, मुस्लिम के लॉ या अदर कोई कम्युनिटी के लॉ लगभग सेम है या सिमिलर है, क्योंकि उनको भी डाइवोर्स के बाद लगभग वही सारी राइट्स मिल रही हैं, इनको भी यही मिल रही हैं। इनके अंदर भी जो ट्रिपल तलाक या ऐसी कोई विसंगति थी उसको हटा दिया गया, तो लगभग सारे लॉ सेम लगेंगे। अब ये सेम इसलिए नहीं है क्योंकि एक साथ बैठ के सबको सेम किया गया है, सेम इसलिए है क्योंकि इन सारी एक्ट को रैशनलाइज किया जा रहा है। इन सबका युक्तिकरण जो किया जा रहा है किस आधार पे किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के आधार पे। मतलब कोई एक्ट अगर यहाँ पर है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसको हम खींच के यहाँ ले आएंगे। अब हिंदू में कोई एक चीज़ प्रैक्टिस है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत खिलाफ जा रही है तो उसको खींच के कॉन्स्टिट्यूशन बराबर लाओ। कोई इनकी प्रैक्टिस है जो यहाँ पर है उसको भी खींच के यहाँ पे ले आओ। मतलब हम सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनमें करेंगे, इनकी सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ विसंगति में है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर लगभग ले आओ। तो हालांकि हमने बैठ के एक साथ सारे रिलीजन में चेंज नहीं किया है और सेम चेंज भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें सेम क्यों लग रही हैं, क्योंकि ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन कर दी गई हैं। और जो भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन होगी तो आपको सेम दिखेगी ना। इस चीज़ को फिर से आप पढ़िएगा, ये पूरी स्टेटमेंट पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सारे रिलीजन के लिए जो डाइवर्सिटी थी, सारे रिलीजन की जो कुछ प्रैक्टिसेस वही तो उनको अलग बना रही हैं। हम हिंदू में छठ पूजा कर रहे हैं, मुस्लिम रोज़ा रख रहे हैं, तो उसमें आप ये थोड़ी करोगे यार कि एक नियम बना करके सबको एक लाइन पे ले आ दोगे, नहीं। वो यही कहना चाह रहा है कि जो विसंगतियां हैं उसको आप जज करो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है और वो रिलीजियस प्रैक्टिस जो है क्या वो उसके खिलाफ जा रही है, क्या वो जेंडर जस्टिस के खिलाफ जा रही है। अगर जा रही है तो उसको खींचतान के ले आओ कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर, वो ये कह रहा है। इसका कतई मतलब नहीं है कि इंडिया में सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को सेम कर दो, कि यही रिलीजियस प्रैक्टिसेस तो हमारी डाइवर्सिटी का, हमारी जो विविधता है उसका आधार है। तो हमको अपनी विविधता नहीं ख़त्म करनी है, हमको जो ग्रेटर गोल है क्या जेंडर जस्टिस है वो करना है। जेंडर जस्टिस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हो गए, वो पाना है। तो ये है पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है समझना कि ये क्या था। और कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत से डे 1 से एग्जीक्यूटिव एक्शन या जुडिशरी या लेजिस्लेटिव एक्शंस के थ्रू हम यूसीसी की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई एक साथ नहीं बढ़ेंगे लेकिन धीमे धीमे हम बढ़ रहे हैं, उसको अप्रूव कर देंगे। और क्वेश्चन ये पूछे कि क्या तुरंत रोल आउट करने की ज़रूरत है, तो उसको आप बोलोगे कि नहीं, एकदम ऐसा ज़रूरत नहीं। जैसे हिंदू कोड बिल लाने की बात की गई थी कि एक साथ पूरी कर ये सब बड़ा कर परिवर्तन आप करने जाओगे तो बहुत विरोध हो जाएगा। चेंज ऐसा करिए जिसका एक्सेप्टेंस हो, तो वो चेंज को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप इस तरीके से चलिए, केस टू केस बेसिस पे, ये ज़्यादा सही अप्रोच है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रभावों का विश्लेषण करना है आपको। किसके ऊपर? भारत के ऊपर। क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, बहुत सिंपल है भी, बस आपके पास कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हो तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, नोट कर लीजिएगा आप। IPCC आपको पता होगा, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC नाम से ही समझ में आ रहा है क्या काम करेगा। IPCC बेसिकली कई सारी असेसमेंट रिपोर्ट निकालता है, असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। कुछ साल पे एक रिपोर्ट बनाता है कि क्लाइमेट चेंज का असेसमेंट करके दुनिया भर में, और फिर एक रिपोर्ट निकालता है, उसके बाद बताता है, प्रोजेक्शन करता है कि आज की डेट में ये स्थिति है, इतने साल बाद ये होगा, ये होगा। तो क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो दुनिया के पास आता है वो IPCC के थ्रू आता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो अपने आंसर में इसको लिखने की कोशिश करिए। तो ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्लाइमेट चेंज को डिफाइन करिए, फिर 2-4 डेटा रखिए वहाँ पर। तो एक तो ये है कि IPCC की 5वीं रिपोर्ट, मैंने बताया कई बार रिपोर्ट आती है, तो 5वीं रिपोर्ट जो आई थी शायद 2013 में, वो रिपोर्ट क्या कहती है
कि 1880 से लेकर 2012 के बीच में दुनिया भर में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें वृद्धि कितनी हुई? 0.85 डिग्री सेल्सियस। कब से कब तक में? 1880 से 2012 के बीच। पहला पॉइंट, क्लाइमेट चेंज का कोई क्वेश्चन आए लिखिए आप कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्योंकि इतने से इतने टाइम के बीच में टेम्परेचर इतना बढ़ा है। इंडिया की बात करें, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच जो इंस्टीट्यूशन है वो निकालती है, उसके हिसाब से इंडिया दुनिया का 5वां मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है। वल्नरेबल कंट्री मतलब क्लाइमेट चेंज के वजह से सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है उसमें से 5वें स्थान पे इंडिया। लेकिन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज रिलेटेड गतिविधियों से मरने वाले लोगों की संख्या भी भारत में है। अब ये जाहिर सी बात है, सबसे इतनी बड़ी जनसंख्या है तो ठीक है ये नंबर हो सकता है, लेकिन ये बहुत गड़बड़ चीज़ है। तो इंडिया रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ फेटेलिटीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और ये 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, याद रखिएगा। अब इंडिया और क्लाइमेट चेंज, अब ऐसे क्वेश्चन में चैलेंज ये है कि लिखें आप कैसे, ऐसा बुलेट पॉइंट बना के लिखना है या कुछ, क्या हमको पॉइंटर्स बनाने हैं। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा हूँ तो क्लाइमेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वेदर पे। वेदर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वहाँ का मौसम किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे, रेनफॉल पे, ठीक है। और क्या आएगा? टेम्परेचर हो गया, वहाँ का रेनफॉल हो गया। फिर आप उसके बाद ये क्लाइमेट के बारे में ये 2 फैक्टर्स पे बात करो। उसके बाद आप बात करेंगे कि सी सरफेस की क्या स्थिति चल रही है, मतलब समुद्र में क्या क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो आप टेम्परेचर की बात कर लो, रेनफॉल की बात करो, समुद्र में बात कर लो। आप बात करो कि इंटेंसिटी कैसे बढ़ी है, इंटेंसिटी में क्या वृद्धि आई है, कमी आई है, इन सब चीज़ों की। इस तरीके से आपको फैक्टराइज करना है क्वेश्चन को। आपको ये सोचना है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। जो क्लाइमेट को इफेक्ट करेंगे वही क्लाइमेट चेंज के टॉपिक के वो बन जाएंगे, बुलेट पॉइंट बन जाएंगे। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एक रिपोर्ट आई थी, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रिलीजन। पृथ्वी मंत्रालय जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो आपका, उसकी एक रिपोर्ट आई है, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन। ये नाम से ही समझ आ रहा है कि वो असेसमेंट कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज इंडियन रीजन पे क्या होगा, और इसी के सारे डेटा यहाँ पे लिखे हुए। उसने बोला बहुत, देखिए आपको डेटा ज़्यादा लगेगा, एक बार नोट करिए, रटिए, क्योंकि यही काम आएगा। कहता है कि 1901 से 2018 के बीच में भारत में टेम्परेचर कितना बढ़ा? 0.7 डिग्री सेल्सियस। आप वहाँ देख रहे थे कि 1880 से लेकर 2018 में कितना बढ़ा है? 0.85। पिछले स्लाइड में हमने देखा ना, यहाँ पे 0.85 बढ़ा है। लेकिन इंडिया में आप देखिए कम समय में, इंडिया में 1901 से 2018 के बीच में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई। पहली पॉइंट हो गई। रेनफॉल में क्या हुआ है? समर में जो मानसून होते हैं, ये देखा गया है कि हमारे मानसून में लगभग 6% की कमी आ गई बारिश में। एक ये पॉइंट लिखेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ बढ़ा भी है। बढ़ा क्या है? इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स, बहुत लोकलाइज, मतलब छोटे एरिया में शॉर्ट ड्यूरेशन की, लोकलाइज शॉर्ट ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, LSDIRE, लोकलाइज शॉर्ट ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल इवेंट, ये बढ़ गया है। तीसरा क्या है कि सी सरफेस टेम्परेचर, समुद्र का जो टेम्परेचर है, समुद्र का जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है, उसमें जो सी का सरफेस है, समुद्र का जो सतह है, उसका जो टेम्परेचर, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि आई 1951 से 2015 के बीच में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन अगर अभी आपसे पूछ सकता है मेंस में कि क्यों भाई इतना ज़्यादा हमको, ट्रॉपिकल साइक्लोन अभी आया है ना, कल न्यूज़ में था ट्रॉपिकल साइक्लोन आपने देखा होगा, फानी आया है, निसर्ग आया था। तो ये सारे लगातार बहुत सारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिल रहे थे। क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी इंटेंसिटी, इनकी तीव्रता भी बढ़ गई है और इनकी बारंबारता भी बढ़ गई है। तो उसमें इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट आप लिख सकते हैं ना कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एक रिपोर्ट है और उसके हिसाब से सी सरफेस का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है इतने से इतने के बीच में। ड्रॉट और फ्लड की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी दोनों बढ़ी, तीव्रता और आवृत्ति दोनों बढ़ गई है। सी लेवल राइज कितना हो रहा है इंडिया में? 3.3 मिलीमीटर
पर ईयर हो रहा है, हर साल इतना बढ़ रहा है, समझ रहे हो आप, 1993 से 2017 के बीच में। इसको कहाँ आप लिख सकते हो, कोस्टल फ्लडिंग की अगर बात कर रही हो, अर्बनाइजेशन की आप बात कर रहे हो, अर्बन प्लानिंग की बात कर रहे हो, तो उसमें एक चैलेंज के रूप में लिख सकते हैं कि भाई कोस्टल एरियाज जो हैं उनको ये भी एक चैलेंज है। अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे, हाँ, हीट वेव्स का आप देख रहे हो, ग्रीष्म लहर जो होती है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलता है हर साल इंडिया में। जब गर्मी आती है कितने कितने लोग इससे मर रहे हैं। तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा जब बढ़ेगा तो हीट वेव की सिचुएशन देखने को मिलती है, वो देखने को मिल रही है आपको, ठीक है, ये आप बोलोगे। हीट वेव का एक और एग्जांपल आप देख रहे होंगे, अर्बन हीट आइलैंड में बता चुका हूँ शायद आपको, अर्बन हीट आइलैंड अर्बन एरियाज़ में, वो एक आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राइज इन एनर्जी डिमांड। जब शहरों में गर्मी बढ़ेगी तो कूलिंग स्पेस को कूल करने के लिए एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। अब एसी वगैरह ये सब चलाना शुरू करोगे और एनर्जी डिमांड बढ़ेगी। अब एनर्जी का मैक्सिमम शेयर इंडिया कहाँ से ला रहा है, कोयले से प्रोड्यूस कर रहा है, तो कोयले की वजह से और ग्रीन हाउस गैस बढ़ना शुरू होगी। ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। और जो एसी वगैरह से जो CFC वगैरह निकलते हैं उनका तो पूछना ही नहीं है, एक पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे फूड सिक्योरिटी का दिक्कत होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, फूड सिक्योरिटी कैसे। हमने देखा कि समर में जो रेनफॉल है उसमें 6% की क्या होगी, कमी होगी। तो जो हमारे रेन फेड एरिया हैं, वर्षा पोषित क्षेत्र हैं भारत के, कई एरियाज वो हैं जहाँ पर इरिगेशन नहीं है, इसलिए वो रेन फेड है, मतलब रेन फेड, रेन से ही उनका पोषण होता है, उसी के बेसिस पर वहाँ एग्रीकल्चर होता है। तो ऐसे एरियाज तो फेल हो जाएंगे, तो ऐसे एरियाज फेल हो जाएंगे तो हमारी फूड सिक्योरिटी पे क्या दिक्कत आएगी। भाई जो इंडिया के रेन फेड एरिया है, 80% भारत की दाल वहीं उगाई जाती है और 73% भारत की जो ऑयल सीड्स हैं वो वहीं उगाए जाते हैं। तो इन पर भी खतरा आएगा, ये नहीं उगेंगे तो हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी पे खतरा आएगा, ठीक है। वाटर की स्कार्सिटी होगी, वाटर की स्कार्सिटी दो तरीके से, एक क्या, पानी की कमी होगी तो आप बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को खींचोगे, ग्राउंड वाटर को खींचोगे तो उससे तो ग्राउंड वाटर कम होगा ही होगा, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए अभी। उसके साथ साथ सैलिनाइजेशन ऑफ लैंड होगा, ठीक है, लवणीकरण। उसके अलावा क्या होगा, हमने पढ़ा अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ज़्यादा बार बार आ रहा है। जब ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं तो समुंदर का पानी अपने साथ खींच के ले आते हैं और यहाँ पे ज़मीन पे गिराते हैं, इसको हम कहते हैं स्टॉर्म सर्ज। तो स्टॉर्म सर्ज की वजह से यहाँ का जो कोस्टल एरिया है, यहाँ की जो ज़मीन है, इसका भी लवणीकरण हो जाता है, यहाँ की पानी जो होता है ख़राब होता है, ग्राउंड वाटर ख़राब होगा। तो एक ये हो गया फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी। जब वाटर की अवेलेबिलिटी घटेगी तो इससे इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या दिक्कत होगी, जो भी हमारे इंटरनेशनल रिवर्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इनके साथ अलग कंट्रीज के साथ हमारे डिस्प्यूट्स बढ़ना शुरू होंगे, पानी के मैनेजमेंट को लेकर के, ये होगा, ठीक है। एक और पॉइंट है, सी लेवल राइज हमने लिखा था, शायद आने वाला है आगे, हाँ, सी लेवल राइज होगा। तो सी लेवल राइज होगा तो आपको पता है कि मुंबई जो बनाया गया है वो कई सारे आर्टिफिशियल एरियाज़ को रिक्लेम करके बनाया गया है, कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए गए हैं, वो पाटा वाटा गया उनको और वहाँ पे बनाया गया। जब सी लेवल का राइज होगा तो ये एरियाज़ में रहने वालों के लिए खतरा है। और मुंबई दुनिया में सबसे बड़ा अभी खतरे का घंटी बज रही है यहाँ पर, जकार्ता, जिसको कहते हैं कि फास्टेस्ट सिंकिंग कैपिटल, सबसे तेज़ी से डूबने वाला जो एक राजधानी बन गई जकार्ता, उसको चेंज करने की, शायद चेंज कर भी दिया है इंडोनेशिया ने, क्योंकि वहाँ से हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जल्दी से डूब रही है वो। क्यों हो रहा है, क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल राइज कितना हो रहा है, 3.3 मिलीमीटर इंडियन ओशन में। अब इंडियन ओशन में ही तो है वो, ठीक है। एक पॉइंट मुंबई का लिख दो या जकार्ता का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेकिन इंडिया का पूछ रहा है तो आप मुंबई का एग्जाम्पल लिखोगे। बेस लाइन चेंज हो जाएंगी यार, आपने पढ़ा होगा यूएन क्लॉज के बारे में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ये बताता है कि अगर कोई कंट्री है, ऐसे जब भी कोई कंट्री है यहाँ पर, ओह गॉड बहुत बुरा मैप बना रहा हूँ मैं तो, हाँ ठीक है मान लीजिए, तो यहाँ से बेस लाइन हम देखेंगे और उसके हिसाब से 22 नॉटिकल माइल्स, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपका एक मैरी टाइम बाउंड्री सेट करते हैं, ठीक है, समुद्री जो आपकी सीमा है वो हम सेट करते हैं। तो ये बेस लाइन के हिसाब से करता है। सी लेवल चेंज होगा तो बेस लाइन भी चेंज होगी, उसके हिसाब से बाउंड्री भी चेंज होगी। तो दो कंट्रीज़ के बीच में आपस का जो झगड़ा है ना वो और बढ़ेगा इसकी वजह से, खासकर उन कंट्रीज़ का जिनके अगल बगल बहुत से छोटे छोटे द्वीपों के बगल में वो बने हुए हैं, ठीक है, वो हो गया।
अब हेल्थ का कैसे बढ़ेगा, हेल्थ आपको समझ में आ रहा है कि डिजीजेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्लाइमेट रिफ्यूजी, क्लाइमेट की वजह से लोगों का विस्थापन होगा तो क्लाइमेट रिफ्यूजीज आएंगे। न्यूट्रिशनल इंटेक लोगों का कम होगा, हमने अभी देखा कि 80% दाल और 73% ऑयल सीड कहाँ हो रही है, रेनफेड एरिया में। रेनफेड एरिया में पानी और कम होगा तो इनका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से हीट वेव्स, हीट स्ट्रेस होगा और बायोलॉजिकली हमारी बॉडी इसमें काम नहीं कर पाती है पूरी एफिशिएंसी के साथ। तो जब पूरी एफिशिएंसी पे काम नहीं करेगी तो 34 मिलियन जॉब्स को खतरा है इंडिया में 2030 तक, वो ये कहता है। तो हमने देखा कि अभी तक हमने क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट देखा है वो बहुत ही डाइवर्स देखा है। तो आपको आंसर में कोशिश यही करनी कि आपको खूब सारे डायमेंशन रखने हैं। आपने देखा होगा कि हमने इंटरनेशनल अफेयर्स से लेकर इंटरनेशनल रिलेशंस की भी बात की है, यूनाइटेड नेशन क्लॉज की भी बात की है, ठीक है, इन्वायरमेंटल बात की भी, सोशल बात की कि माइग्रेशन बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे खूब सारे डायमेंशन आप आंसर में लिखो और उस तरीके से एक फैक्ट एंड फिगर्स मैंने आपको दे दिए, फैक्ट्स दे दिए हैं। अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा भाई कोई भी आंसर आपका बिना फैक्ट के मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। एक आदमी ये लिख रहा है कि हाँ भाई इससे क्या नाम है टेम्परेचर बढ़ा है, आप आंसर में ये लिखोगे। दूसरा आदमी ये लिखेगा कि देखो 0.7 डिग्री बढ़ा है। जाहिर सी बात है एग्जामिनर को ये मज़ा आएगा कि उसने फैक्ट दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी कि कौन सी रिपोर्ट कह रही है, क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब मेंस इतना कठिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे जानना चाह रहा है कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप क्या समझते हैं और इसमें शामिल मुद्दे हैं और इसका महत्व क्या है ये बताइए। तो गुड गवर्नेंस आप समझते हैं, सुशासन, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस होता है ना, उसी तरीके से कॉर्पोरेट के लिए क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक। मतलब गवर्नेंस में अगर कॉर्पोरेट लोग हैं, जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट आप समझ रहे होंगे, जो कंपनीज हैं, तो कंपनी जो लोग अगर अच्छी प्रैक्टिसेस को ले आए, सारी अच्छी प्रैक्टिसेस को ले आए, तो इसी को हम क्या कहेंगे, गुड गवर्नेंस ऑफ कॉर्पोरेट्स, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सिंपल है। इट इन्वॉल्व्स अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी के उपयुक्त प्रबंधन और नियंत्रण को जो शामिल करती हैं प्रैक्टिसेस, जो भी ऐसे हम प्रैक्टिसेस निकले जिसमें उपयुक्त प्रबंधन हो उस कंपनी का, वही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस। अब देखिए, कंपनी को लीगल पर्सन माना जाता है, कंपनी को एक लीगल पर्सन माना जाता है। तो कंपनी को लीगल पर्सन मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है प्रॉपर, तो कंपनी की कुछ राइट्स होती हैं, कुछ उसकी ड्यूटीज़ भी होंगी। तो जब किसी भी कंपनी के राइट्स भी हम दे रखा है, हमने उसको ड्यूटी भी दे रखा है, तो उसके प्रबंधन को ज़रूरत है कि नहीं, उसके प्रबंधन को गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है कि नहीं। तो इस हिसाब से आप कहोगे कि कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन, it has the right, it has duties, that thus its management should be based on laws and regulation of the land। कंट्री के रेगुलेशन से बाध्यकारी होना चाहिए। आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ चुके हो तो आप उसका भी पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि कंपनी जो होती हैं सोसाइटी से बहुत कुछ लेती हैं, सोसाइटी से सब कुछ ले करके फिर सोसाइटी को अपना प्रोडक्ट दे रही हैं, प्रॉफिट तक ले रही हैं, तो ऐसी कंपनीज का गवर्नेंस तो गुड होना ही चाहिए ना। इनकी कॉर्पोरेट का गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए कि सोसाइटी पे इनका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। एक ये पॉइंट आप खींच के वहाँ से ले आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या, कोई भी कंपनी के ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसे उसके जो भी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, पारदर्शिता होनी चाहिए, हितों का टकराव नहीं होना चाहिए। बात समझिए आप, हितों का टकराव नहीं होना चाहिए। हर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एक बोर्ड बैठता है जो कंपनी के फंक्शन, जो भी उनके डिसीजंस होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वो ले रहा होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कि हितधारकों का इंटरेस्ट बढ़ाना है या कंपनी केवल अपने सीईओ और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे लोग हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ाना चाह रही है। जैसे इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैलेंज ये है, जो सीईओज हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग हैं, इनकी जो सैलरी है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर्ड टू कौन, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कर्स, तो एक्सपोनेंशियली हाई है। तो आप ये देख रहे हो कि कंपनी का जो बेनिफिट है ना वो सबके पास इंक्लूसिव तरीके, समावेशी विकास नहीं है मॉडल में। तो आप ये कह सकते हो कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमी है।
आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये इंडिपेंडेंस होना चाहिए। इंडिपेंडेंस, वो किसी से बाध्यकारी ना हो, उसके ऊपर कोई बाध्यता ना हो, वो इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन ले कि जो भी हितधारक हैं उनका इंटरेस्ट प्रमोट हो सके। कुछ चुनिंदा लोगों का नहीं, इंटरेस्ट सबका प्रमोट हो, जो स्टेक होल्डर्स हो। कोई एक कंपनी अकेले नहीं चलती है, उसमें कई सारे हितधारक होते हैं, हितधारकों का इंटरेस्ट प्रमोट होना चाहिए। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास इतना ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो डिसीजन ले, उससे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रमोट हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंश्योर्ड बाय, अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे इंश्योर कर सकते हैं आप? कुछ स्ट्रक्चरल तरीके अपनाएंगे, संरचनात्मक, और कुछ व्यवहारिक या बिहेवियरल। स्ट्रक्चरल मतलब क्या कि कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसा होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 1/3 लोग कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर फैमिली के लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ना घुस के बैठ जाएं, नहीं तो वो फैमिलीवाद ही चलेगा उसमें, ठीक है। ये सब चीज़, क्या नियम कानून होना चाहिए, आपको क्या लॉ फॉलो करना है, किस तरीके का अप्रेजल रिपोर्ट करना है, ठीक है, किस तरीके की ऑडिट करवानी है सेबी को या किस बॉडी को रिपोर्ट करना है। तो ये सब चीज़ क्या है, ये संरचनात्मक चीज़ें हैं कि जहाँ आप लॉज के थ्रू, रूल्स के थ्रू, रेगुलेशन के थ्रू आप कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुनिश्चित कर रहे हैं। दूसरा, व्यवहारिक अप्रोच। व्यवहारिक अप्रोच में क्या है, मिथिक्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसी भी चीज़ें होनी चाहिए जो कंपनी में नैतिक मूल्यों को बढ़ाएं, ठीक है। तो कंपनी के अपने खुद के कुछ नैतिक मूल्य होने चाहिए उस कंपनी के, जैसे टाटा में आपको देखने को मिलता है, महिंद्रा में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा क्या, जो भी लीडर हो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ लेके जा सकता है। निदेशक मंडल यहाँ भी स्वतंत्र होना चाहिए निर्णय लेने के लिए, और सशक्त होना चाहिए कि निर्णय ले सके। उसके ऊपर जो फैमिली है या जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं उनका बाध्यकारी नहीं होने चाहिए उनके ऊपर, ठीक है। ये आप दो तरीके से ये लिखना, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल तरीके से आप इसको इंश्योर कर सकते हो। नीड क्या है भाई, क्यों ज़रूरत है? हमने CSR वाले पॉइंट में पढ़ा था, ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच। कोई कंपनी जो होती है उसको ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच फॉलो करने की कोशिश करती है। ट्रिपल बॉटम लाइन में 3 चीज़ें होनी चाहिए, पीपल होने चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए और प्लैनेट होना चाहिए। मतलब कंपनी को इस तरीके से काम करना चाहिए कि वो पीपल के प्रति, प्लैनेट के प्रति और प्रॉफिट, तीनों चीज़ को एक साथ इंश्योर कर सके कि प्लैनेट को नुकसान करके नहीं प्रॉफिट कमा रही है, या पीपल या प्लैनेट को नुकसान करके नहीं प्रॉफिट कमा रही है। तीनों के बीच में एक सामंजस्य लेके आ जाए, यही है ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच। तो एक कंपनी के लिए ये उद्देश्य होना चाहिए उसका। तो ये उद्देश्य जो कंपनी लेके चलेगी वो कैसे पूरा होगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू, ठीक है। कॉर्पोरेट अगर ऐसा करते हैं तो उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी, लोगों के अंदर उसकी ज़्यादा एक्सेप्टेंस आएगी। ऐसी कंपनीज की ब्रांड आप खरीदना चाहोगे, ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, ठीक है। जागरूक होता जा रहा है आज की डेट में कंज्यूमर। इसके अलावा क्या सरकार के लिए क्या अच्छा है? सरकार के लिए अच्छा है कि इन ऐसी कंपनीज जिसमें अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो उसको रेगुलेट करना आसान होगा, ठीक है। लोगों के लिए क्या अच्छा है कि ऐसी पॉन्जी स्कीम, ऐसी धोखाधड़ी वाली स्कीम्स नहीं आएंगी, तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो अच्छे से फंक्शन करेगा। आप बहुत सारे लोगों का पैसा लेकर के बिजनेस कर रहे हो, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं रहेगा तो उनका पैसा डूब सकता है, फ्रॉड हो सकता है, स्कैम्स हो सकते हैं, वो चीज़ नहीं होगी अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कमिटीज़ कुछ याद रखिएगा कि राहुल बजाज कमेटी 1996 में, कुमार मंगलम कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है उसमें 1/3 लोग क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। नारायण मूर्ति कमेटी 2002, बस इनका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं, तो क्या क्या काम में 4-5 बातें याद होनी चाहिए ना। तो उसमें आप बोलोगे भाई इतनी सारी कमेटी बनाई गई ये, और उसके अलावा भारत में 2009 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड आया, कॉर्पोरेट प्रशासन कोड भी आया, ठीक है, लॉज आए, उनको संहिता के बना के एक दिया गया है। समस्याएं क्या है भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के? 67% ऑफ इंडियन बिजनेसेस आर फैमिली ओन्ड। कोई ना कोई फैमिली ही पर्टिकुलरली उसको ओन कर रही है। फैमिली ओन कर रही है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी वही बैठ रहे हैं, उसी तरीके से डिसीजन ले रहे हैं। तो परिवार का जो क्या नाम है प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करो, प्लैनेट गया बाढ़ में, पीपल गया बाढ़ में। तो ये ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच नहीं, 67%।
दूसरा क्या, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग, सत्यम स्कैम दिखाता है, सत्यम स्कैम से ये प्रूव होता है कि ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है इनके फंक्शनिंग में कंपनी के। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी फंक्शनिंग में, जाहिर सी बात है कि अंदर क्या घपला चल रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। जो भी हितधारक हैं, जो भी स्टेक होल्डर हैं, उनका इंटरेस्ट तो वैसे भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है कि भारत में रेगुलेशंस की भी बहुत बड़ी दिक्कत है। वो कहता है कि स्टेटमेंट यूज़ करता है, शो मी द फेस ऑफ बिजनेसमैन आई विल शो यू द लॉ। फेस ऑफ बिजनेसमैन दिखाऊं तो मैं तुमको लॉ दिखाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये फेस मुझे पसंद आ रहा है तो मैं लॉ भी वही बताऊंगा उसको जो उसके हिसाब से हो। मतलब जो यहाँ के नियम कानून है ना, वो फेस टू फेस चेंज हो रहे हैं। मतलब ये डायरेक्टली करप्शन की बात कर रहा है। इन नियम कानून तक को ट्विक किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन कितना पावरफुल हो, बिजनेसमैन कितना पावरफुल है, उसके हिसाब से लॉज को भी चेंज किया जा सकता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करना है हमको। ये आप पॉइंट लिख सकते हो। ये तो आप इंट्रोडक्शन में या जहाँ भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो कि प्रॉब्लम्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वहाँ पे इसी तरीके से शुरू कर सकते हो कि इकोनॉमिक सर्वे ने लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।